जय हिंद साथियों। यह चुनाव नहीं है, ये पीएम मोदी का उपलब्धियों का जो है ना परीक्षा है। ये चुनाव महज भाजपा और कांग्रेस भर का ही बात नहीं है, बल्कि बीते 9 सालों से पीएम मोदी की उपलब्धियों का जो खाका है, इस देश ने तमाम प्रचार के जरिए जो देखा, जो समझा, उसका भी कहीं ना कहीं परीक्षा है। शायद इसलिए ही इस चुनाव के परिणाम पीएम मोदी के उस छवि को कहीं मिट्टी में न मिला दे, तो क्या पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार से अपने पांव जो है पीछे खींच लिया है? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस या कहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार गांव-गांव में, शहर-शहर में रैलियां कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और जिन बातों को लगातार कर रहे हैं, उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका रिश्ता पीएम मोदी के उपलब्धियों के दायरे में आकर के पीएम मोदी की नीतियों को ही कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर देती है। दूसरी तरफ पीएम मोदी का भाषण उपलब्धियों का एक ऐसी किताब जिसके सरोकार इस देश की जनता से या फिर जहां पर चुनाव होने वाले हैं उसके वोटरों से कहीं ना कहीं जुड़ ही नहीं पाते हैं। और वोटरों के सामने यह सवाल होता है कि ठीक है, चंद्रयान की सफलता वह तो वैज्ञानिकों की वजह से हो गई, वह भी आपकी उपलब्धि है। G20 की सफलता जिसको मेजबानी के तौर पर आपने अपनी उपलब्धियों से जोड़ दिया, लेकिन यह तो लगातार हर देश में होता रहता है। इस समय में जो जो परियोजना आर्थिक, सामाजिक या फिर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत आप अपने उपलब्धियों से जोड़ते हैं, उसका परिणाम या उसका मुनाफा जो है या उसका फायदा या उससे सरोकार भारत देश के लोगों से क्या है? अगर आप G20 चंद्रयान भारत की इकोनॉमी तीसरे नंबर पे आ जाए, आने वाले समय में भारत एक बड़े बाजार के तौर पर उभर करके सामने आएगा। दुनिया के अलग अलग हिस्से युद्ध को लेकर के उलझे हुए हों, लेकिन भारत युद्ध में भी लाभ देखने लगता है और उसके कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इतनी मान्यता पा चुकी है कि अब कोई भी भारत देश को अब अनदेखा नहीं कर सकता है। लेकिन सवाल है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हो, तेलंगाना हो या फिर मिजोरम हो, यहां के लोगों को पीएम मोदी से क्या चाहिए? और पीएम मोदी से जो भी चीज चाहिए, पीएम मोदी उस चाहने वाली चीजों के साथ ऐसा जुड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? पहली बार मुसीबतें जो है पीएम मोदी की रैलियों को लेकर के क्या भाजपा के सामने खड़ी हो चली है? और इसलिए भी राजस्थान प्रदेश के भीतर वसुंधरा राजे सेकेंड लाइन पे आकर के खड़ी है। पोस्टरों में कभी तक कोई और दूसरा नेता का चेहरा होता नहीं था, लेकिन राजस्थान प्रदेश के भीतर जेपी नड्डा और वसुंधरा राजे सेकेंड लाइन पे। मध्य प्रदेश के भीतर की जो मुश्किलें हैं, वहां पर नारा जो है सिवाय मंदिर से आगे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह जी, वह भी मंदिर का जिक्र करते हैं और जिस पोस्टर को लगाया गया है मध्य प्रदेश के भीतर में, उसका नारा है भव्य राम मंदिर बनकर हो रहा तैयार, फिर इस बार भाजपा सरकार। जरा आप कल्पना कीजिए, क्या इस समय में भाजपा के पास लोगों से जुड़े हुए सवाल, मुद्दे और उसके समाधान देने की परिस्थितियां, स्थितियां बिल्कुल गायब हो चुकी है। डबल इंजन एक के बाद एक लगातार फेल होने लगा, तो पीएम मोदी पैर अपना पीछे कर लिए। और दूसरी तरफ देखिएगा तो कांग्रेस के नेता, ये फिर खास तौर पर जिक्र इस बात का कीजिए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जितनी रैलियां लगातार कर रहे हैं, उन रैलियों के अगर मद्देनजर देखिएगा, मिजोरम के अंदर भी रैली होगी, लेकिन उसी मिजोरम के अंदर पीएम मोदी की रैली करने की नहीं जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के हालात जो है और खास तौर पे मणिपुर के ऊपर पीएम मोदी की खामोशी ने, चुप्पी ने राजनीतिक तौर पर और शायद इस देश में पर पीएम मोदी के सरोकार लोगों के साथ होने चाहिए थे, इसके ऊपर भी उन्होंने खामोशी बरती। तो एक तरफ पीएम मोदी का धीरे धीरे जो है रैलियों से कहीं ना कहीं कटना, इसका बिल्कुल साफ मतलब है। दूसरी तरफ देखिएगा तो कांग्रेस का रैली दर रैली लगातार 5 राज्यों के भीतर जिस तरीके से कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या हो सकता है आप बखूबी समझ सकते हैं। और इन्हीं परिस्थितियों के बीच हमको लगता है कि एक बात की शुरुआत, एक बात करते हैं। जिन राज्यों के भीतर चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव, उन राज्यों में खेती सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, किसान सबसे महत्वपूर्ण है। तो किसान की वेशभूषा में राहुल गांधी सुबह ही रायपुर के करीब एक गांव के अंदर नजर आए थे, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। जरा एक तस्वीर को देख लीजिए आप।
हाथ में हंसिया, सिर के ऊपर गमछा, खेत में धान की कटाई कर रहे हैं। ये रायपुर के करीब कठिया गांव का ये तस्वीर है। और राहुल गांधी के साथ कौन लोग नजर आ रहे हैं? एक साहू साहब, चरणदास महंत, टी.एस. सिंहदेव, राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ये संदेश किस रूप में निकल करके सामने आ रहा है कि किसान और मजदूरों से खुद को जोड़ने की परिस्थिति में राहुल गांधी भी आ रहे हैं और कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं ला रहे हैं। इसीलिए आज जो ऐलान हुआ उसमें धान पर एमएसपी 2,640 रुपए, 26 लाख किसानों को 23,000 करोड़ की इनपुट सब्सिडी देगी, बिजली बिल आधा कर दिया जाएगा, 19 लाख किसानों को 10,000 करोड़ का कर्ज माफ कर देना, 5 लाख कृषि मजदूरों को 7,000 रुपए पैसा देना ईयरली, सालाना। लेकिन यहाँ पे संदेश सिर्फ इतना ही नहीं है। निशाने के ऊपर अगर भाजपा या पीएम मोदी के नीतियां हैं तो इसको भी जरा समझने की जरूरत है कि पहली बार सरल आसान भाषा में अगर समझिए तो कांग्रेस या कहे राहुल गांधी किसानों से यह कहीं ना कहीं मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि दरअसल कॉरपोरेट या अडानीज की करीबी सरकार के साथ है तो कैसे आप तक पैसा ट्रांसफर कर रही है और वो पैसा भारत में नहीं लगता तो भारत की इकोनॉमी चलेगी कैसे। इस वक्तव्य के जरिए जरा परखिए, समझिए कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था के असल वाहक किसान और मजदूर को सामने रख करके कांग्रेस ने एक नई राजनीति को इस समय में जन्म दे दिया है। क्योंकि राहुल गांधी की छोटे से एक भाषण के छोटे सा एक हिस्सा आपको जरा दिखाते हैं, जरा इसको देखिए। देश का पैसा गांव में जाके खर्च हो। मोदी जी अडानी जी को पैसा देते हैं, अरबपतियों को पैसा देते हैं, उस पैसे को ले जाते हैं अमेरिका, ले जाते हैं जापान, ले जाते हैं, वहां पे घर खरीदते हैं, हवाई जहाज खरीदते हैं। हम किसान को पैसा देते हैं, हम मजदूर को पैसा देते हैं। किसान और मजदूर अपने पैसे को कहां खर्च करते हैं? क्या अमेरिका में करते हैं या आपके गांव के पास करते हैं? गांव में करते हैं ना। तो जैसे ही हम किसान के जेब में पैसा डालते हैं, मजदूर के जेब में पैसा डालते हैं, वैसे ही वो जाके गांव में, शहरों में पैसा खर्च करते हैं। और जैसे वो पैसा खर्च करते हैं, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था चालू हो जाती है, शुरू हो जाती है। कॉर्पोरेट को इतनी आसान शब्दों में किसानों की उनकी अपनी कमाई के साथ जोड़ने की स्थिति में अगर राहुल गांधी आ गए हैं तो सवाल दूसरी तरफ भाजपा का भी उठता है। भाजपा के पास बताने के लिए सिर्फ जो है एक ही बात है, वो बात है पीएम मोदी के सफलता और उनकी उपलब्धियों का पूरा गुणगान करना, खाखा रखना। यह चाहे भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब हो जो छत्तीसगढ़ के अंदर ही आज मौजूद थे, या फिर आप ध्यान से देखिए कि अमित शाह जी जो कल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वो 3-3 दिवालियों का जिक्र कर रहे थे, यह कहते हुए कि इस बार आपको 3-3 दिवालियां मनाना है। यानी एक तरफ चुनावी जीत की दिवाली होगी, एक तरफ ओरिजिनल दिवाली, और तीसरी जो जब राम मंदिर का निर्माण होगा तो उसकी दिवाली। और भारत के अंदर दीपावली का मतलब होता है शायद उस पैसे से होता है जो प्रतीक के तौर पर जो है ना माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई होती है। और माँ लक्ष्मी की परिस्थिति जो है मध्य प्रदेश के भीतर, किसान मजदूरों के भीतर जब जाइएगा आप तो आपको दिखेगा कि न सिर्फ प्रति व्यक्ति आय जो है बल्कि किसानों की कमाई जो है लागत से भी कहीं ना कहीं कम हो पाना, और देश के भीतर में इन 3 राज्यों की कमाई जो है, जो देश का औसत होता है, चाहे वो आय को लेकर के हो, चाहे वो लागत के बाद कमाई को लेकर के हो, चाहे किसानों की अपनी कमाई हो, ये सबसे कम है इन 3 राज्यों। ऐसी परिस्थिति के भीतर क्या दिवाली का जिक्र दरअसल उस भाव पर और नमक उस घाव के ऊपर छिड़कने का समान है जब आपके सरोकार लोगों से जुड़ता ही नहीं, कट जाता है। तो एक बिल्कुल नई परिस्थिति है। और हमें लगता है कि शायद जिस नारे का जो जिक्र कर रहे हैं ना, इंदौर के भीतर जो जगह जगह
इंदौर में ये चस्पा हुआ है। रेडिसन जो एरिया में जाइएगा तो भव्य राम मंदिर बनकर हो रहा तैयार, और फिर इस बार भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश के भीतर। ये परिस्थिति कहती है कि पीएम मोदी राजनीतिक तौर पर मुद्दा अगर बन जाए, ऐसी कोशिश इस दौर में भाजपा के तमाम नेता कर रहे हैं। और नेता कोई भी हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, और नरेंद्र तोमर साहब हो, विजय वर्गीय साहब हो, वसुंधरा राजे सिंधिया साहब हो, रमन सिंह हो, तमाम ऐसे राज्यों में अगर घूमिएगा तो ये पूरी तस्वीर निकल करके सामने आती है कि पीएम मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाए। लेकिन सवाल होता है कि खुद पीएम मोदी ही अगर मुद्दा बन जाए, मुद्दा है, अगर वो खुद वो रैली करेंगे तो फिर क्या कर पाएंगे। और शायद कहीं यही कारण है कि पहली बार शब्द कम है, मुद्दे कम है, लोगों से सरोकार नहीं जुड़ रहे हैं। चुनाव के साथ खड़े होने को लेकर के जो है पीएम मोदी के उन तमाम भाषणों को अगर आप सुनिए समझिएगा तो विपक्ष को उन्होंने बाखूबी निशाने के पे रखा, वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। लेकिन हर चीज की एक उम्र होती है। 9 साल बाद भी अगर पुराने अतीत को आप जरा खंगालना शुरू कीजिएगा, 9 साल के सफलता को अगर देखा पाने में अगर असफल हो जाएंगे तो क्या होगा। तो क्या यह मान लिया जाए कि धीरे धीरे जो है इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम जो है अब हर किसी को बिल्कुल सामने नजर आने लगे हैं। जरा आप सोचिए कि पहली बार जिन 3 राज्यों में 2018 के अंदर कांग्रेस जीती थी, और 2018 में जिस तेलंगाना के भीतर पूरे तरीके से हार गई थी, उस तेलंगाना के भीतर भी क्यों ऐसी स्थिति बन रही है जहां पर कांग्रेस को महसूस होने लगा कि अब वह चुनाव जीत सकती है। और तमाम सर्वे भी यह कहने लगी है, बता रही है कि वो जीत जाएगी। उसकी बड़ी कारण जो है लोगों के साथ कैसे जुड़ना है, और लोगों को इस समय में जो उनकी अपनी आर्थिक कमजोरी है उसकी भरपाई कैसे की जाए। तो लगता है आज तेलंगाना के भीतर जब कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं, और खास तौर पर कर्नाटक से चल करके आए डीके शिव कुमार हो या फिर सिद्धारमैया साहब हो, या दिल्ली से निकल करके पहुंचे हुए वहां पर चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ही क्यों ना, वो समझ चुके हैं कि लोगों के पास कुछ भी नहीं है तो उन्हें कुछ भी देने की स्थिति में कहीं ना कहीं आना पड़ेगा। और इसीलिए तेलंगाना के भीतर जो 6 वादे कर दिए, उन वादों को जरा समझिएगा तो कमोबेश हर तबके को जोड़ते हैं कहीं ना कहीं। तो हर तबके के पास मुसीबत है। युवाओं को पढ़ाई के लिए 5 लाख की मदद देनी, युवा सेक्शन क्लियर। जो 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं, जो वरिष्ठ नागरिक के रूप में आते हैं, 4,000 रुपए पेंशन भी देंगे और 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा भी होगा, उसको भी जोड़ा गया। घर बनाने के लिए 5 लाख की मदद दी जाएगी, और सेनानियों को 250 वर्ग की जमीन भी मुहैया कराया जाएगा। तो इस समुदाय को भी जोड़ लीजिए। 200 यूनिट बिजली फ्री लगभग हर कांग्रेसी राज्य में अब ऐलान कर दिया कांग्रेस। इसको छोड़ दीजिए, किसानों को लेकर के सुनिए, जो राइतु भरोसा के नाम पे ऐलान किया, किसानों को हर साल 15,000 रुपए देंगे, खेतीहर मजदूरों को 12,000 रुपए देंगे, और धान पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी देंगे। हर समुदाय को पकड़ते पकड़ते आखिर में सवाल महालक्ष्मी योजना का होता है। महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपये महीने का मिलेंगे, 500 रुपये का गैस सिलेंडर भी मिलेगा, फ्री में बस यात्रा भी कराएंगे। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या इस समय में पीएम मोदी इन बातों को लेकर के कहीं नहीं समझ पा रहे हैं। चुनावी रैलियों के भीतर अपनी उपलब्धियों को बताना, और आज जब वो मन की बात कहने के लिए पहुंचे तो उन्होंने जिन बातों को जिक्र किया वो संकेत की कहीं ना कहीं भाषा है। सवाल होता है कि दिल्ली के भीतर एक अमृत कलश पहुंचेगा और अमृत वाटिका का निर्माण होगा। अमृत कलश के अंदर इस देश के तमाम जगहों से लोग अपने घर की मिट्टी डालेंगे, और दिल्ली के भीतर अमृत वाटिका का निर्माण होगा। ये राष्ट्रवाद एक कहीं ना कहीं संकेतात्मक है। उस राष्ट्र को लेकर क्या सोच रहे हैं, लेकिन उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों को क्या स्थिति है, जिन घरों से मिट्टियां पहुंच रही है, उनकी अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति क्या है, इसका जवाब किसके पास है। और इसको जब आप वोट बैंक के अंदर तब्दील कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपके मन में दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी का जिक्र हो, पिछड़ा वर्ग या फिर जातियों के अंदर बटी हुई अलग अलग समुदाय का कहीं ना कहीं जिक्र हो, तो वो तमाम चीजें ऐसी गायब है। क्योंकि संकेत की भाषा जब होती है तो उसके भीतर किसी बड़ी चीजों को आप पकड़ते हैं। इसीलिए अमृत कलश, अमृत वाटिका, और याद आप कर लीजिए झारखंड की तिलका मांझी सिंधु कान्हू, उसी जगह पर वो झारखंड के भीतर संथाल परगना के भीतर अडानीज के प्रोजेक्ट गोंडा में चले गए। गोड्डा के लोगों की जमीन ले ली गई। जिन गांवों के भीतर जमीन ली गई
उसकी स्थिति आर्थिक तौर पर कैसी है, या कोई जानने पूछने वाले भी नहीं है। तो कितनी स्थिति बिगड़ी हुई है। याद राजस्थान को करते हैं तो मीराबाई से जरा जोड़ लीजिए, भक्ति की शक्ति को समझिए। तो सवाल यहाँ पे उठता है कि अलंकार के जरिए या फिर मुहावरे के जरिए या फिर चुनाव जीत सकते हैं, या फिर खुद को जनता के करीब लोगों के साथ लाया जा सकता है। इसी के अंदर मेरा युवा भारत जो 31 अक्टूबर को होगा, या फिर आत्मनिर्भर भारत, ये सारी बात बिल्कुल कहीं ना कहीं संकेतात्मक है। ये लोगों से इससे कोई जुड़ाव नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो पहली बार वो व्यक्ति जो 2013 से भारत देश में चुनाव प्रचार में खुद को झोंक चुका है, गुजरात के बाहर भी और देश के हर प्रांत में, तो जितनी बातें कहनी थी चुनाव दर चुनाव और चुनाव के समय, चुनाव के जरिए जितनी रैलियां करनी थी, जितनी यात्राएं निकालनी थी, हर राज्यों के भीतर जाना था और हर जगह की पहचान यही थी कि पीएम मोदी आ गए तो अब चुनाव जीत ही जाएंगे। तो क्या यह मान लिया जाए कि मिजोरम हार चुके हैं? वो आपने वहां की चुनावी रैली कैंसिल कर दिया है मोदी जी। वहां के मुख्यमंत्री आपके साथ मंच शेयर करना ही नहीं चाहते। पूरे नॉर्थ ईस्ट के भीतर यह सवाल है कि पीएम मोदी की खामोशी क्यों है। इस समय सवाल धार्मिक तौर पर भी उभरा है, जो हर कोई को पता है नॉर्थ ईस्ट में आरएसएस की मौजूदगी जबरदस्त तरीके से। लेकिन फिर एक बात, आरएसएस की मौजूदगी और शाखा तो केरल के भीतर भी है, लेकिन वहां भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती। तो क्या यह एक नई परिस्थिति के भीतर मौजूदा बीजेपी के अगुवाई करने वाले पीएम मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री, एक ऐसे विषाद के ऊपर आकर के खड़े हो गए जहां उनके सामने अब मुश्किल आ गई है कि वह क्या कहें, क्या करें। जितने शब्द थे, जितने वादे थे, जितने भ्रम थे, जो भी हवा हवाई खड़ा करना था, वो सारी चीजें तो पहले कह चुके हैं, कर चुके हैं। तो अब वो क्या करें? तो क्या रास्ता चुनाव के बाद खरीद फरोख्त का बचता है? ऐसी परिस्थिति में हमारे देश की राजनीति बीजेपी को लाकर के कहीं ना कहीं खरीद कर चुकी है। जब इसके भीतर एक एक करके आप जब फंसिएगा, घुसिएगा, देखिएगा, तो तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भीतर अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र करना, लेकिन हकीकत यहाँ पर क्या है? हकीकत बिल्कुल साफ दिखता है कि छत्तीसगढ़ के भीतर आदिवासी बहुत मायने रखता है, और आदिवासी का इलाकों में अडानीज को दी गई खदान सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक तौर पर भी आदिवासियों के आंदोलन के दिशा में जा गया। और लगातार वहां पर यही बहस की जा रही कि क्या अडानीज जो है भाजपा के जीतने के साथ आ जाएंगे। खुद सीएम मंच के जरिए यह कहने से बिल्कुल नहीं कतराते, और राहुल गांधी ने भी इसी बात का जिक्र तो आज किया। छत्तीसगढ़ के भीतर 29 सीटें हैं जो सुरक्षित है आदिवासियों के लिए, यानी 32% आदिवासी वहां पर है। पिछली बार कांग्रेस 25 सीटें वहां जीती थी 29 में से, भाजपा सिर्फ 3 सीटें जीत पाई थी वहां, और उस समय अजीत जोगी 1 सीट जीत पाए थे। और इस समय में क्या यह मान लिया जाए जो 13 जिले हैं आदिवासियों के, उसमें कम से कम आदिवासी की जो संख्याएं हैं वो करीब करीब 37% है, और मैक्सिमम जो ज्यादा है वो 60% तक आदिवासी ही हैं। बीजापुर, बस्तन, नारायण, सुकमा, कोंडागांव, कांके, बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा, सूरजपुर, गोड़िया, कोरबा, ये सारे बिल्कुल साफ कहते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में आदिवासियों से जुड़ा हुआ सरकार कैसे, बीजेपी सरकार कैसे आदिवासियों से सरोकार अपना बना पाएगी। आदिवासियों को लेकर के जो वनवासी कल्याण केंद्र चलता है उसी पे अटक के आदिवासियों को वनवासी बता करके किस तरीके से उनकी जमीन को हथिया लिए, ये राहुल गांधी ने जिक्र किया। जिस मन को इस समय पहली बार जो पकड़ रही है कांग्रेस, वो कहीं ना कहीं नीचे से नहीं ऊपर से पकड़ रही है। और इतना ही नहीं, पुरानी परिस्थितियों के भीतर अगर झांकिएगा तो राजस्थान के भीतर भी बीजेपी को संकट है। हर किसी को पता है कि 2018 में हार के बाद गजेंद्र शेखावत को दिल्ली जाती हुए प्रदेश अध्यक्ष रंगा वसुंधरा ने लगा दिया। 72 दिनों के भीतर पहली बार राजस्थान के भीतर बीजेपी का कोई प्रदेश अध्यक्ष हुआ ही नहीं। बाद में वसुंधरा की सहमति के बाद मदन लाल सैनी आ गए, फिर कुछ दिन बाद बदल दिया गया, सतीश पूनिया आ गए, फिर कहा गया सतीश पूनिया की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन एक ही पल में उनको बदल करके सीपी जोशी साहब को ले आया गया। सीपी जोशी साहब आए, उसके बाद वसुंधरा को तवज्जो नहीं दिया गया। फिर पहले लिस्ट के बाद जब विरोध हुआ तो वो तवज्जो देना शुरू किया, अब उनका चेहरा भी इस्तेमाल कर लिया गया। यह बिल्कुल संदेश क्या बताता है? राजनीतिक तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर दिल्ली सरकार, दिल्ली हाईकमान जो सबसे
कांग्रेस का सबसे चुनाव के हार के बाद जो सबसे कमजोर रहा, जो चुनाव जीतने के बाद भी दिल्ली की हाईकमान जो है भाजपा का धीरे धीरे कहीं ना कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रहा है, या अपनी वो आखिरी लड़ाई तो नहीं इस दौर में लड़ रहा है, क्योंकि परिस्थितियां बिल्कुल क्लियर बताती है कि जिस तरीके से राजस्थान प्रदेश के भीतर का मायने क्या पड़ता है, राजस्थान का संकट या राजस्थान की स्थिति जो है सबसे बड़ी ये है कि 70 सीटें ऐसी है राजस्थान के भीतर जो सीधे तौर पर 10,000 से कम वोटों के जरिए जीती या हारी जा सकती। 2018 के अंदर 5,000 के अंतर से कांग्रेस 14 सीट जीत ली थी, तो बीजेपी 17 सीटें जीती थी। 5 से 10,000 वोटों के अंतर पर 15 सीट भाजपा जीतती है, तो 13 सीट कांग्रेस जीतती थी। यह अंतर की परिस्थिति बहुत क्लियर बतला रही है कि मुश्किल स्थिति इसलिए भी है क्योंकि जो वोट का ट्रांसफर होना था वो बहुत कम वोटों से होना था, और इस समय में अगर संकट कांग्रेस के भीतर का भी अगर समझ लीजिए तो गहलोत और सचिन पायलट टकरा रहे हैं। राजस्थान के भीतर चर्चा कीजिएगा तो बीजेपी नजर बिल्कुल नहीं आती है, एक तरफ गहलोत साहब है, दूसरी तरफ सचिन पायलट है, यानी वही सत्ता वही विपक्ष। और ये पेपर लीक का मामले में भी बिल्कुल दिखने को मिला था, तो संदेश बिल्कुल साफ है कि राजनीतिक तौर पर सत्ता और विपक्ष के दोनों की भूमिका में अगर आकर के कांग्रेस करी है तो फिर भाजपा के हाथ में क्या है, उसके लिए और मुश्किलें कहीं न कहीं बड़ी तो नहीं हो चली है, या भाजपा ये मान के चल रही है कि सचिन का वोट गहलोत के लोगों को पास नहीं जाएगा, गहलोत का वोट सचिन के पास नहीं जाएगा। अगर ऐसा होता तो भाजपा की स्थिति सुधर सकती थी वहाँ, लेकिन जरा आप कल्पना कीजिए, सोचिए कि बीजेपी ने, भाजपा ने खुद कहा, इस बात का एहसास भी कहीं ना कहीं दिल्ली को हो चला है कि राजस्थान की परिस्थिति बहुत साफ बतलाती है। शायद इसलिए भी कि राज्य दर राज्य अगर आप इसको बात को समझिएगा, इस समय में बीजेपी को जरूरत क्या है। भाजपा ने राष्ट्रीय तौर पर हर राज्य के छत्रकों सहयोगियों को अपने साथ ले लिया। कर्नाटक के अंदर जेडीएस को ले लिया, महाराष्ट्र के शिवसेना और एनसीपी को तोड़ करके साथ ले लिया, तेलंगाना के भीतर में वो बीआरएस के साथ, कांग्रेस तो कहती है कि एआईएम भी साथ में, हालांकि तीन एक दूसरे का विरोध कहीं ना कहीं करते हैं। आंध्र प्रदेश के भीतर जगन रेड्डी साहब साथ में, वो नहीं तो फिर चंद्रबाबू नायडू साहब साथ आएंगे, तलामांडी में एआईटीएम के साथ आएंगे, ओडिशा के अंदर बीजेपी भाजपा के साथ जो बीजेडी मानी जाती है मदद का सहयोगी करने के लिए तैयार, झारखंड के अंदर एक और खड़ी है। जो राज्य जहां पर नहीं है वो खुद तौर पर अटैक। फिर वही बात, इस देश के भीतर में जो है वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के भतीजे साबिर निशानी के ऊपर, उत्तर प्रदेश में मायावती पर नकेल कसी जा चुकी है, अखिलेश को बहुत ज्यादा बोलने की इजाजत ही नहीं दी। क्या घबराहट है, दिल्ली के भीतर में केजरीवाल के ऊपर शिकंजा कसा जा चुका है, पंजाब में अकालियों के साथ सौदा नहीं किया जाएगा तो मुश्किल होगी, और वहां आम आदमी पार्टी के साथ भी मुश्किल है। ये संदेश होते होते गहलोत साहब का बेटा बघेल के करीबी हो, कमलनाथ का अपना भांजा हो, राजनीति लोगों से जुड़ी हुई नहीं है, शायद यह मुश्किल जो है 9 सालों के बाद पहली बार इन राज्यों में खुले तौर पर उभर करके सामने आ चुका है। और शायद इसलिए भी कहीं ना कहीं पहली बार पीएम मोदी के पांव जो है चुनाव से पीछे नहीं है, बल्कि दिल्ली में ही आकर के अटक गया है, रुक गया है। इंतजार कीजिए कि अगली रैली का या फिर रोड शो का, लेकिन उस भीड़ से आप अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाइए, क्योंकि भीड़ इस देश में कहीं ना कहीं मैनेज भी की जाती है। जो सत्ता में होता है उसकी ताकत भीड़ को मैनेज करना ही होता है। उससे कांग्रेस भी दूर नहीं रही है कहीं ना कहीं, लेकिन इस समय कांग्रेस सत्ता में नहीं है।